हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु क्लास 11th एंड 12th, जो कि बच्चों कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में है, क्लास 12th में है या फिर जेई या नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आप बच्चों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करें, आप चाहे किसी भी रीजनल बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये चैनल आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। और जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों, इस चैनल पे बच्चों हमने शुरू किया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक सीरीज, जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th के चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन केवल एक वीडियो में खत्म करते हैं। तो आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर का एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है विशाल। I have done my BTech from IIT Mandi. I have been awarded the Institute Silver Medal, and I have been teaching the students of both JEE and NEET from last 2 years. So this is my brief introduction. चलो शुरू करते हैं with the first question of NCERT, that is this one. क्वेश्चन देखिए क्या रहा है बच्चों की, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स और 24.57 केल्विन and 216.55 केल्विन रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी रहता है एनसीईआरटी की, जहां तक मुझे पता है वो बच्चों जानबूझ के दिया जाता है ताकि आप जो है पहले से ही मजबूत रहो। समझ गए? जेई नीट में इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं आता, बट आप सभी को अपने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एकदम हार्ड से हार्ड सिचुएशन के लिए आप सभी को तैयार रख के चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो कह रहे हैं नियॉन के लिए जो ट्रिपल पॉइंट है, नियॉन के लिए बात किया जाए बच्चों तो कितना दे रखा है, ये केल्विन स्केल में देखो दे रखा है कितना सर, ये दे रखा है T = 24.57 केल्विन। ये देखो केल्विन स्केल में दे रखा है, राइट है। और अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके लिए, दूसरा है अपने पास CO2 के लिए, तो CO2 के लिए देखिए कितना दे रखा है, ये केल्विन स्केल में दे रखा है 216.55 केल्विन, राइट। तो देखो बदलना है इसको सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में। चलो भाई बदल लेते हैं, सिंपल फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है जरा बताइए। तो सर ये होता है सेल्सियस स्केल में आप सभी लोग कैसे बदल सकते हैं, तो केल्विन में कैसे बदलते हो, 273.15 जोड़ करके बदलते हो, है ना। तो सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, जो जो केल्विन में टेम्परेचर होगा उसमें से 273.15 माइनस कर देंगे, तो दिस विल कम इन डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, राइट। तो हो जाएगा 24.57 में से आप 273.15 घटा दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। चलिए घटा लेते हैं इसको कैलकुलेटर में, 24.57 माइनस 273.15। ठीक है, तो यह आ जाता है बच्चों माइनस का 248.58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया डिग्री सेल्सियस में। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लीजिए, सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 216.55 माइनस 273.15। ठीक है, घटा दो भैया, इसको भी घटा दो, देखो कितना 216.55 माइनस 273.15। ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, लेकिन आप सभी को करना है किसमें, आप सभी को खुद से कैलकुलेशन करनी है भाई। ठीक है, हो जाएगा बच्चा लोग। चलो ये हो गया अपना सेल्सियस में। अब इसको बदलते हैं फॉरेनहाइट स्केल में। फॉरेनहाइट स्केल का फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो देखो चलो बता देता हूँ मैं। होता है क्या, केल्विन में टेम्परेचर माइनस 273.15 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू बच्चा लोग F माइनस 32/180, राइट। क्योंकि फॉरेनहाइट स्केल पे 180 डिवीजन रहते हैं और केल्विन स्केल पे 100 डिवीजन रहता है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। अगर आप नियॉन के लिए बात कर लीजिए, नियॉन के लिए तो केल्विन में कितना है ये 24.57 माइनस 273.15 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लिए जी इसको, तो ये हो जाएगा भाई कितना 9/5 इंटू इसको 24, इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों आप सभी का इतना माइनस 248.58, राइट। और इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 32, दिस विल कम इन द फॉरेनहाइट स्केल, दिस विल कम इन द फॉरेनहाइट स्केल। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी जरा बताइए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, जरा देखा जाए इसको, कैलकुलेट करो इसको, कितना आ जाएगा माइनस का 248.58 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 और इसमें प्लस 32 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -415 माइनस का
यानी फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर आएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर आएगा बच्चा लोग, इसको मैं बोल देता हूँ टी एफ, ठीक है, टी एफ, ये टी एफ है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर आएगा दिस विल बी बच्चा लोग -415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, समझ गए, फ़ारेनहाइट में इतना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप सभी लोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर अपने पास रखते हुए, है ना। चलो भाई, तो यहाँ हो जाएगा, इसमें देखो कितना हो जाएगा, तो दिस डिफरेंस कितना आ गया भाई, दिस डिफरेंस हो गया 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 100 इंटू 180 प्लस 32, दिस विल बी इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा बच्चों 69.88 आ जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहला सवाल था कन्वर्जन ऑफ स्केल पे, किसका भाई, किसका सेल्सियस का केल्विन में, और सॉरी केल्विन का सेल्सियस में और केल्विन का फ़ारेनहाइट में, ठीक है। हो जाएगा क्या बच्चा लोग, ठीक है, चला जाए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू एब्सोल्यूट स्केल्स ए एंड बी हैव ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी 200 ए एंड 350 बी, ठीक है। तो दो एब्सोल्यूट स्केल अलग अलग हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है बता सकते हो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, भाई ट्रिपल पॉइंट पता है क्या होता है सर, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर बर्फ भी होता है, वाटर भी होता है और वाटर वेपर तीनों प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, वो होता है ट्रिपल पॉइंट। और ये होता है पानी के लिए कितना होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर हम लोग केल्विन में बात करें तो दिस इज 273.16 हो जाएगा ना, 0.01 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ट्रिपल पॉइंट इतना है भाई, क्लियर है। एक बात बताइए, पहला है जो बच्चों, पहला स्केल पे 200 बी के बराबर है ना, और दूसरे स्केल पे 350 बी के बराबर है, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो क्या करोगे, साइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ केल्विन स्केल ऑन एब्सोल्यूट स्केल ए निकालिए, तो निकालिए, देखो भाई ये 200 ए इसके बराबर है, 200 ए इसके बराबर है, ये 350 बी इसके बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, 200 ए इसके बराबर है और 350 बी इसके बराबर है, क्लियर है। चलिए तो निकाल लीजिए भाई, साइज ऑफ 1 डिग्री निकाल लो, साइज ऑफ 1 डिग्री, साइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ केल्विन स्केल ऑन स्केल ए, ठीक है, स्केल ए पर एब्सोल्यूट स्केल है ना, जो एब्सोल्यूट स्केल ए है ना, उस पर एक केल्विन का साइज कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 273.16 डिवाइड बाई 200, ठीक, क्लियर है। चलिए कह रहा हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड टीबी, टी एंड टीबी के बीच रिलेशन क्या है, टी ए मतलब क्या है भाई, कोई एक टेम्परेचर है ए स्केल पे टी ए है, और कोई एक टेम्परेचर है जो कि बी स्केल पे, उसको हमने बोल दिया टीबी। तो टी ए स्केल, तो 1 डिग्री का साइज इतना है, तो टी ए का कितना साइज होगा सर, टी ए का साइज हो जाएगा 273, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 273.16 डिवाइड बाई 200 इंटू टी ए, है ना, वैल्यू ऑफ टी ए हो जाएगा ऑन स्केल ए, ठीक है, स्केल ए पे वैल्यू ऑफ टी ए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, क्या कह रहा है, उसके बाद अगर हम लोग बी के लिए बात करें बच्चों, तो बी के लिए भी साइज ऑफ 1 डिग्री निकाल लो, साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन बी, है ना, हम लोग दूसरे पेन से यूज कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ केल्विन स्केल ऑन बी पर जो है केल्विन स्केल का कितना साइज हो जाएगा, तो सर 300, 350 बी इसके बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, तो सर ये हो जाएगा 273.16 डिवाइड बाई 350, ठीक है ना। तो एक डिग्री का साइज इतना है, तो टी टेम्परेचर का साइज कितना होगा, टीबी टेम्परेचर का साइज हो जाएगा भाई 273.16 डिवाइड बाई 350 इंटू टीबी हो जाएगा, क्लियर है, समझ गया कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखो दोनों के दोनों क्या बता रहा है भाई, ये दोनों को दोनों है, आप सभी का क्या बता रहा है, ट्रिपल पॉइंट है, टी ए और टीबी दोनों ट्रिपल पॉइंट है, तो दोनों भाई सेम चीज तो बताएगा ना, तो टी ए टीबी दोनों बराबर है, यानी कि हो जाएगा 273.16 बाय 200, है ना, 200
इंटू टी ए, दिस विल बी इक्वल टू चलो कितना 273.16 बाय 350 इंटू टी बी। इससे ये गया तो टी ए जो हो जाएगा चलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 20/35 इंटू टी बी, या फिर 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा सर 5 चुके 20, 5 7 35 इंटू टी बी। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बच्चा लोग टी ए एंड टी बी। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया सवाल था, समझ गए। सवाल में देखिए कह रहा था कि दो अलग अलग स्केल हमारे पास, एक स्केल ए है एक स्केल बी है, और वो ट्रिपल पॉइंट को टी ए और टी बी से दिखाते हैं। ठीक, और वो जो स्केल डिफाइन किए जाते हैं बच्चों 200 ए और 350 बी के रूप में डिफाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो देख लो यार टी ए कितना उस स्केल पे, ए स्केल पे टी ए का वैल्यू कितना है और बी स्केल पे टी बी का वैल्यू कितना है, दोनों को बराबर कर दीजिए, वहां से टी और टी बी में रिलेशनशिप निकल जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ अ सर्टेन थर्मामीटर वेरीज विद द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेट लॉ इतना। ठीक है, ये आप सभी को फार्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे अभी फ्यूचर में जाओगे। तो कह रहा है कि किसी जो तार है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है, आपने सुना होगा क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से इस तरीके से बदलता है। किस तरीके से बदलता है? कह रहा है कि द रेजिस्टेंस इज 101.6 ओम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड 165.5 ओम एट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इतना। ठीक है, समझ गए। ये सब लेड और ट्रिपल पॉइंट दिया है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर T0 इज इक्वल टू कितना था 273.16 केल्विन है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है बच्चों शुरुआत का वो है 101.6 ओम। ठीक, फिर कह रहा है जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया कहाँ तक, लेड के मेल्टिंग पॉइंट तक, उससे कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर कहाँ बढ़ा दिया आपने 600.5 केल्विन जब आपने बढ़ा दिया, तो आपका जो रेजिस्टेंस हो गया भाई वो कितना हो गया 165.5 ओम हो गया। ठीक, तो व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज 123.4 ओम। तो जब रेजिस्टेंस 123.4 ओम है तो उस कंडीशन में अपने पास उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, समझ गए। चलो, तो देखो फार्मूला बोलता है आप सभी को कि जो आर है ये R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है भाई, समझ गए। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहला काम तो ये रहेगा, हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। ठीक, अल्फा निकाल लीजिए यहाँ से, तो अल्फा हो जाएगा कितना R/R0 माइनस 1। ठीक, R/R0 माइनस 1 डिवाइड बाई टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो होगा बच्चों लोग R माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू टी माइनस टी नॉट। समझ गए? क्लियर है? तो यहाँ से आप सभी का अल्फा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? चलो भाई, ये हो गया अल्फा अपना। अल्फा कितना हो जाएगा भाई, आर कितना है, आर बताइए, आर 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 टी, या फिर आर बताओ कितना है, दिस इज योर 165.5 हो गया, और शुरुआत में कितना था 101.6 था, डिवाइड बाई आर नॉट कितना हो गया 101.6, और टेम्परेचर में आपने चेंज कितना किया, व्हाट इज चेंज इन द टेम्परेचर बच्चों लोग, टेम्परेचर में चेंज कितना है सर, टी नॉट इतना था, टी इतना हो गया, चेंज इन द टेम्परेचर बताइए सभी लोग, एवरीवन विल टेल मी व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, बता जल्दी भाई। चलो भाई, माइनस कर लिया जाए, घटा दिया जाए, 600.5 में से आपको घटाना है 273.16, तो हो जाएगा 327.34, तो हो जाएगा 327.34। ठीक, चलो इसको डिवाइड भी कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए तो 165.5 माइनस 101.6, ठीक, डिवाइड बाय 101.6 और फिर से डिवाइड बाय 327.34। ठीक है, तो ये आ जा रहा है लगभग हमारा कितना आ जा रहा है 2 × 10⁻³ -3। ठीक है, ये आ जा रहा है बच्चों लगभग 2 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास अल्फा का वैल्यू। चलिए, अब कह रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस इतना करने के लिए, देखो टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस जब हमको इतना करना है तो कितना टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी। ठीक, चलिए तो फिर से हम लोग सेम फार्मूला लगा लेते हैं, R = R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। समझ गए? चलो समझ गया तो अच्छी बात है। रेजिस्टेंस कितना करना है अपने को 123.4 करना है। शुरुआत में रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, शुरुआत में कितना था 101.6 था, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻³ हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, इनटू टेम्परेचर T माइनस टी नॉट। T
टी कितना करना हमें नहीं पता, लेकिन टी नॉट शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, शुरुआत में टेम्परेचर था भाई अपने पास 273.16 केल्विन के आसपास था। ठीक है भाई, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है लेकिन क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए तो 123.4 में डिवाइड करो, 101.6 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा इतना, -1 कर दीजिए और क्या हो जाएगा, और कर दो इसमें तुम 1000 से गुणा और डिवाइड बाय 1000 से गुणा किया था ना, हजार से गुणा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और उसमें जोड़ देंगे आप सभी लोग 273.16 जोड़ देंगे तो ये लगभग आ जा रहा है बच्चों, ये जो टेम्परेचर आ जा रहा है ये लगभग आप सभी का आ जा रहा है 384 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 384 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इतना टेम्परेचर आप सभी को गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका तब जाकर इतना आंसर आप सभी का आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। सवाल लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आ सकता है डेटा आसान दे करके, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए। चलो भाई अगले सवाल की ओर चला जाए। देखिए अब चौथा सवाल कह रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि उसका आंसर देने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि पहला सवाल, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन अ मॉडर्न थर्मोमेट्री। जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट है। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है क्यों। तो देखो इसका आंसर बच्चों ये है कि जो स्टैंडर्ड जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है बच्चों, वो एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, एक यूनिक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे, एक वॉल्यूम के एक पर्टिकुलर मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो ट्रिपल पॉइंट है बच्चों वो कभी चेंज नहीं होता। वो ट्रिपल पॉइंट जो रहता है वो हमेशा कितना रहता है, 273.16 केल्विन रहता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट मानते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज ए स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट के रूप में क्यों नहीं लेते हैं, जैसा कि सेल्सियस स्केल में पहले लिया गया था। तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का ना, ये प्रेशर के हिसाब से चेंज होता है। ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू, ये प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है भाई। प्रेशर बढ़ने घटने पे ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको जो है नहीं लेते हैं। किस तरीके से, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट के रूप में नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे कि there were two fixed points on original Celsius scale as mentioned above, which were assigned to be number 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ओरिजिनल सेल्सियस स्केल पे ये हमारे पास था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दो फिक्स पॉइंट हुए थे। ऑन द एब्सोल्यूट स्केल वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर which on the Kelvin absolute scale is assigned to the number of 273.16 Kelvin। ठीक है, तो कह रहा है सेल्सियस स्केल पे अपने पास दो फिक्स पॉइंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। उसके बाद अपना एब्सोल्यूट स्केल पे बात करें तो ट्रिपल पॉइंट एक होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट एक मतलब फिक्स पॉइंट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, राइट। तो व्हाट इज द अदर फिक्स पॉइंट ऑन दिस केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे जो अदर फिक्स पॉइंट क्या होता है, तो केल्विन पे अदर फिक्स पॉइंट जो होता है बच्चों वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। जो एब्सोल्यूट जीरो मतलब जो जीरो केल्विन होता है, जो जीरो केल्विन होता है वो होता है बच्चों अपने पास अदर फिक्स्ड पॉइंट, है ना। ये दूसरा फिक्स्ड पॉइंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द अदर फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस केल्विन स्केल। तो जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, हाँ बिल्कुल जीरो केल्विन, मतलब इससे कम का टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं दुनिया में। मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, वो बिल्कुल सबकी मोशन बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, वो होता है जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है, ये होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या रहा है कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर TC ऑन सेल्सियस स्केल बाय इतना। ठीक, व्हाई डू वी हैव 273.15 इन दिस रिलेशन नॉट 273.16। ठीक है, तो भाई देखो सेल्सियस स्केल पे जो लिया गया है ना,
सेल्सियस स्केल पे जो फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही होता है 273.15 केल्विन, है ना। ये तो आपका वाटर का ट्रिपल पॉइंट है यार, ये वाटर का क्या है, ये दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका सेल्सियस स्केल पे, है ना, ये टी है अपना, ये टी क्या है, दिस टी इज इन केल्विन, ठीक। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273.15 घटाना पड़ता है, ना कि 273.16, क्योंकि दिस इज द ट्रिपल पॉइंट और दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 0 डिग्री जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपने सेल्सियस स्केल पे आपको पता होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, वही लिया जाता है स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट के रूप में, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वही अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लेके चलते हैं भाई, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, कह रहा सभी के स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू द दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक। तो देखो यार, कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑन एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होगी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू जरा बताइए, ये होती है सर 273.16 केल्विन, ठीक। तो एक ऐसे स्केल में बताइए जहाँ पे एक इंटरवल, एक यूनिट इंटरवल जो है इक्वल टू द दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक। तो फ़ारेनहाइट स्केल जरा बताइए मुझे, फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने डिवीजन होते हैं सर। फ़ारेनहाइट स्केल पे तो सर 180 डिवीजन होता है। 180 डिवीजन जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल का, ये बराबर हो जाएगा 100 डिवीजन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, 100 डिवीजन ऑफ ये कहा एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल का 100 डिवीजन 180 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि इसका 1 यूनिट कितना हो जाएगा सर, 180 बाई 100 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 बाई 100 इंटू 273.16, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 273.16, ठीक है, सॉरी, तो यह आ जाएगा बच्चों 491.68, तो दिस इज 491.68, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू इन द एब्सोल्यूट स्केल, समझ में आ गया, क्लियर है, हो जाएगा बात, ठीक है बच्चे लोग, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 आइडियल गैस थर्मामीटर्स ए एंड बी यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। जो थर्मामीटर ए है उसमें ऑक्सीजन यूज किया गया है और जो थर्मामीटर बी है उसमें हाइड्रोजन यूज किया गया है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, ठीक है। तो प्रेशर थर्मामीटर ए है, ये थर्मामीटर ए है, थर्मामीटर बी है, ठीक। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की करस्पॉन्डिंग ए में इतना प्रेशर मिलता है और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर की करस्पॉन्डिंग इतना मिलता है। थर्मामीटर बी में इतना इतना मिलता है, ठीक। कह रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेट बाय थर्मामीटर्स ए एंड बी। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। भाई टेम्परेचर तुमसे पूछ दिया, ठीक। चलिए देखो यार, कह रहा है कि अपने को प्रेशर दिया है, टेम्परेचर पूछा है, तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों P प्रोपोर्शनल T होता है, पता है क्या। चलिए यानी P1/T1 इज इक्वल टू बच्चों P2/T2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब देखो क्या रहा है पहला वाला क्वेश्चन। चलिए क्या रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेट बाय थर्मामीटर्स ए ऑफ बी। चलो थर्मामीटर ए के द्वारा बात करते हैं, थर्मामीटर ए के द्वारा बात करते हैं कि उसने कितना टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रीड किया है सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक। चलो भाई, ठीक। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है 1.25 इंटू 10⁵, तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होता है जरा बता मुझे। व्हाट इज द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, सर दिस इज 273.16 केल्विन इज इक्वल टू उसके सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, इतना है 1.797 इंटू 10⁵, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर निकालना है, समझिए कि नहीं समझिए, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकालना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर होगा, तो दिस टेम्परेचर विल कम टू यू एज, दिस टेम्परेचर विल कम टू यू एज बच्चा लोग अगर हम लोग बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा
तो आई एम राइटिंग यू डायरेक्टली, तो हो जाएगा 392 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 69 केल्विन। ठीक, तो ये हो जाएगा 392.69 केल्विन, जो कि थर्मामीटर ए ने रीड किया होगा। ठीक, सिमिलरली थर्मामीटर बी ने क्या रीड किया वो निकाल लेते हैं। बी के द्वारा बी के लिए बात कर लेते हैं। बी के लिए देखो बात करो तो सर P1 प्रेशर कितना है 0.2 इंटू 10⁵ बाई T1, टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही रहेगा, है ना, 273 पॉइंट सॉरी 273 पॉइंट कितना हो जाएगा 16। ठीक, इट इज इक्वल टू 0.287 प्रेशर है इंटू 10⁵ बाई टेम्परेचर T2 ये निकालना है भाई। ये से ये गया तो यहाँ से T2 निकाल लो, कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा अपना 0.287 इंटू 273.16 डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ गया भैया कितना, ये आ गया 391.98 केल्विन। ठीक, तो देख सकते हैं थर्मामीटर बी ने कितना रीड किया 391.98, थर्मामीटर ए ने कितना किया 392.69 केल्विन। इसने दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट सल्फर का तो सेम ही होगा, कुछ न कुछ फिक्स अमाउंट होगा, लेकिन थर्मामीटर ए ने इतना रीड किया है और थर्मामीटर बी ने इतना रीड किया है। चलिए, तो कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में यही कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर ऑफ थर्मामीटर ए एंड बी। तो थर्मामीटर ए और बी में देख सकते हो ये 392 बता रहा है, ये 391 बता रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा बहुत बिल्कुल स्लाइट अंतर आया। इस अंतर का क्या कारण है, तो भाई इस अंतर का कारण यही है कि जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये सर बिल्कुल परफेक्ट आइडियल गैस नहीं है। जो आपने इक्वेशन लगाया है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैस ओनली। लेकिन क्या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइडियल गैस होते हैं? नहीं होते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आ रहा है। व्हाट फर्दर प्रोसीजर नीडेड इन द एक्सपेरिमेंट टू रिड्यूस द डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी हटाने के लिए क्या फर्दर प्रोसेस अपने को अपनानी चाहिए भाई। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेस अपनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप सभी लोग, तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग कर रहे हैं, है ना, तो आप सभी को एक्सपेरिमेंट जो होना चाहिए फॉर लोअर एंड लोअर प्रेशर एंड पे करना चाहिए, फॉर लोअर एंड लोअर प्रेशर, क्योंकि जो आइडियल गैस होते हैं वो बिल्कुल लोअर प्रेशर, बिल्कुल जब बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है तो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे जो गैसेस होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो लोअर और लोअर प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट कीजिए और आंसर को प्लॉट कीजिए, मतलब ग्राफ को प्लॉट कीजिए और एक्स्ट्रापोलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चा लोग, चला जाए आगे। चलो भाई चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 10.6 क्वेश्चन नंबर 10.6 ठीक है, चलो आगे चला जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अ स्टील टेप, एक स्टील का टेप है जो कि 1 मीटर लंबा है, इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये जो स्केल है इसको, मतलब ये जो स्टील का टेप है, स्टील का टेप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया गया था। ठीक, द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट डे व्हेन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसने क्या किया, एक रॉड की लंबाई को मेजर किया, इस टेप ने रॉड की लंबाई को मेजर किया, ये लंबाई आ गया 63 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन द डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील दे रखा है आप सभी को, कितना इधर रखा है अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन। ठीक है भाई, ध्यान समझना। देखो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो लेंथ इसने मेजर किया वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, ध्यान समझना भैया। स्टील का जो टेप था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया गया था। अब आप जाके मेजर कर रहे हो उस दिन जिस दिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि थोड़ा ना थोड़ा उस स्टील के टेप की लंबाई बढ़ी होगी, स्टील के टेप की लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ी होगी। ठीक, तो स्टील के टेप 1 मीटर जो पहले मेजर करता था, है ना, अब वो 1 मीटर थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 मीटर थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि जो भी वो लंबाई मेजर करेगा वो लंबाई थोड़ा सा छोटा मेजर करेगा वो, क्योंकि स्टील टेप बड़ा हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। देखो तुम्हारे सामने 2 पेन्स हैं, ठीक है ना, तुम्हारे सामने 2 पेन्स हैं, तुम क्या करो, एक पेन को मतलब एक, या फिर समझ लो कुछ भी मान लो, ठीक है, तुम्हारे सामने क्या है जिसको हम लोग खींच सकते हैं, सिंपल, चलो 2 तार मान लो, ठीक है, 2 तार है तुम्हारे पास, है ना, एक तार है, एक पहला तार दूसरा तार। अगर तुम दूसरे तार को बड़ा करते जाओ तो इसके करस्पॉन्डिंग ये छोटा नहीं होता जाएगा, है ना। तो वही बात है भैया, स्टील का टेप आप
स्टील का टेप को आप स्टील के टेप की लंबाई आपकी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ने के साथ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, तो जो आप मेजर करेंगे डिस्टेंस वो क्या होगा, कम बताएगा ना भाई। ठीक है, पहले इतना ही था 1 मीटर, लेकिन अब 1 मीटर इतना हो गया। ठीक, तो उसके लिए हमारा जो स्टील का जो रॉड है वो तो उसकी लेंथ बराबर है। ठीक है, यानी कि जो हमारी लेंथ है बच्चों कम मेजर की गई है। ठीक, तो कितना एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी थी वो पूछा है। ठीक, चलिए तो देख लीजिए कि आपका टेप की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक, 1 सेंटीमीटर का टेप, जैसे मान लो कि टेप 1 मीटर लंबाई का टेप है, तो उसमें देख लीजिए कि पर सेंटीमीटर कितना लंबाई में वृद्धि हुई है, पर सेंटीमीटर कितनी लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ है। चलो भाई निकाल लो। डेल्टा एल इज इक्वल टू फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, क्या होता है ना, क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। लंबाई कितना भैया, चलो मान लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगा अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁵ और टेम्परेचर आपने कितना से बढ़ा दिया, 27 के लिए बनाया था आपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर नाप रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर आपने 18 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया है। 18 रख दीजिए गुणा कर दो कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा जो 18 दूनी 36, 18 का 18 3, 18 का 18 और 3 21 हो जाएगा, राइट, हो जाएगा 21 पॉइंट इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक, तो इतनी सी लंबाई, इतना सा लंबाई जो है आप सभी का बढ़ जाएगा, इतना लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों लोग, बढ़ जाएगा। सही है ना, क्लियर है ना, तो इतना से लंबाई बढ़ गया, बेसिकली कितना हो जाएगा ये 0.00216 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि अब टेप की लंबाई 1 सेंटीमीटर, टेप की लंबाई इतनी से बढ़ गई, यानी कि अब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा बच्चों नाउ, अब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में इसको आपको जोड़ना पड़ेगा 0.0000216, यानी बेसिकली 1.0000216 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मेजर करेगा। ठीक है, एक टेप इतना मेजर कर रहा है, तो 63 सेंटीमीटर की लंबाई को कितना मेजर किया होगा उसने, है ना, 63 सेंटीमीटर उसने मेजर किया है। ठीक, तो ओरिजिनल कितना रहा होगा, तो क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक्चुअल लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 63 इंटू 1.00021 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, दिस आ जाएगा 63.0136 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी भाई उसकी एक्चुअल लंबाई, ये थी एक्चुअल लंबाई, और आपने मेजर किया था 63 मेजर किया था। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तब कितना मेजर बताएगा, है ना, जब टेप 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाले दिन ही जाकर के मेजर करते हैं, है ना, तो उस दिन जो टेप लेंथ जो मेजर करेगा उसका वो हो जाएगा बच्चों 63 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो टेप है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ही बनाया गया था, है ना, तो टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो जो स्टील का टेप है उसकी लंबाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्चुअल जो भी होगा वो एक्चुअल डाटा ही बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, किसी को दिक्कत बचा लो। ठीक है, देखो सवाल थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं, अपने को करना तो है यार, करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10.7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन टू अ शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल। एक स्टील का चक्का है, व्हील है, जिसको एक शाफ्ट पे फिट करना है, जो कि सेम मटेरियल बना हुआ है, शाफ्ट भी स्टील का ही बना हुआ है। ठीक, कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर मैंने बोल दिया, या फिर हाँ चलो डी आउटर बोल दो, आउटर डायमीटर बोल दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8.7 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल इन द व्हील इज 8.69 सेंटीमीटर। ठीक है, जो यानी कि इंटरनल डायमीटर बात कर लेते हैं, ये कितना है 8.69 सेंटीमीटर। ठीक, द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस। अब देखो इसको हमने भाई देखो 8.7 सेंटीमीटर है, उसको इतने में फिट होना है, इतने में फिट होना है, तो भैया इसकी लंबाई, इसके जो डायमीटर उसको कम करना पड़ेगा, तभी तो जाकर इसमें फिट बैठ पाएगा ना, तो चक्का अलग हो जाएगा, शाफ्ट अलग हो जाएगा भाई साहब, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस जो शाफ्ट है उसको ठंडा करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी लंबाई थोड़ी सी घटेगी, डायमीटर थोड़ा सा घटेगा, राइट है, समझ में आ रहा। चलिए, तो कह रहा है कि कितने टेम्परेचर तक इसको, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लीप ऑन द शाफ्ट। तो कह रहा है कि कितने टेम्परेचर इसको ठंडा करना चाहिए ताकि जो व्हील है उस शाफ्ट पे बैठ जाए, है ना, शाफ्ट पे बैठ जाए। एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ इतना, दोनों के लिए कांस्टेंट है, वो अल्फा स्टील दे दिया आप सभी को इतना 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई अपने को इतना ठंडा कर देना है,
इतना ठंडा कर देना है कि ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि अपने को डेल्टा उसके डायमीटर में कितना चेंजिंग लानी है सर, डेल्टा डी कितना लाना है सर, लाना है अपने को 0.1 सेंटीमीटर बस, सॉरी 0.1 नहीं 0.01, ठीक है भाई 8.7 है, ये 8.69 है राइट, तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, इतना आपको डायमीटर में चेंज लाना है। ठीक, फार्मूला निकल लगा लीजिए, डेल्टा डी इज इक्वल टू, आप सभी को पता है शुरुआत का डायमीटर कितना था डी ओ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। चलो, तो आपको पूछा है क्या कितना टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरुआत में था, बाद में आपने कितना किया वो निकालना है भाई। डेल्टा डी आपका कितना है, डेल्टा डी हो जाएगा भाई अपने पास 0.01। देखो यार ये निगेटिव होगा क्योंकि हम लोग कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग कम कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू डी नॉट कितना 8.7, अल्फा आप सभी को दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी बाद का टेम्परेचर मुझे निकालना है, और शुरुआत का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है अपने पास। ठीक, चलो इसको रख दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दिया जाए, रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये सर, इसको सॉल्व कर देंगे रख देंगे तो ये लगभग आंसर आ जाता है आपके पास -69 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, कर लेना। ठीक है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना बच्चा लोग, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लगभग 69 माइनस का 69 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको इतना टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप ठंडा करेंगे तब जा करके आपका जो शाफ्ट हो जाएगा, जो व्हील होगा उस शाफ्ट पे बैठ जाएगा परमानेंटली। ठीक है, समझ गए, हो जाएगा बच्चा लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि अ होल इज ड्रिल इन अ कॉपर सीट। कॉपर सीट में क्या किया आपने, एक होल कर रहे हो, कॉपर सीट है उसमें आप होल कर रहे हैं, द डायमीटर ऑफ होल इज 4.24 सेंटीमीटर। ठीक है, होल का डायमीटर कितना दिया है 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि शुरुआत का डायमीटर कितना है भाई, शुरुआत का डायमीटर है अपने पास 4.24 सेंटीमीटर जब टेम्परेचर है अपने पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर ऑफ द व्हेन द सीट इज हीटेड टू बी 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सीट को ही हीट कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है बात को, हम लोग सीट को ही हीट कर रहे हैं। ठीक है, सीट को हीट करने का मतलब सर एरिया में चेंज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक कॉपर का सीट है जिसमें कि आपने यहाँ पे सेंटर में होल किया, अब आपने इसको क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया भाई साहब, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो आपने फाइनल टेम्परेचर कितना कर दिया 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो क्या रहा आपका जो बाद का डायमीटर होगा वो कितना होगा, तो देखो यार कुल मिलाकर के जब इस सीट को गर्म करते हो नीचे से, तो भैया इसका डायमीटर के साथ साथ इसके एरिया में चेंज आएगा, है ना, किस में चेंज आएगा, एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग एरियल चेंज की बात करेंगे, तो एरियल चेंज में जो फॉर्मूला लिखता है बच्चों उसके लिए बीटा की आवश्यकता होती है, और बीटा आप सभी को पता है 2 इंटू अल्फा के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 17 का 2 गुना कर देंगे 34 है 3.4 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। ठीक है, याद रखना ये पर केल्विन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इज फॉर केल्विन। ठीक है, चलिए अब देखो अब आप सभी को पता है एरियल चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना, तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एरियल चेंज कितना हो जाएगा, इसको बोल दीजिए शुरुआत का कितना था एरिया A1, तो हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A1 बीटा डेल्टा टी। ठीक है बच्चा लोग, A2 आप सभी को निकालना है, बाद का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, बाद का एरिया विल बी A1 ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, हो जाएगा, हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर पाई इंटू डायमीटर D2 के स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर D1 के स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, है ना, तो D2 चाहिए अपने को, तो D2 हो जाएगा भाई D1 इंटू ब्रैकेट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। चलिए निकाल लो भाई, D2 इज इक्वल टू बच्चा लोग कितना हो जाएगा, D1 देखो दे रखा है कितना, डायमीटर शुरुआत का 4.24 इंटू अंडर रूट में 1 प्लस बीटा कितना है, बीटा इतना 3.4 इंटू 10⁻⁵, और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, देखो यार चेंज इन टेम्परेचर निकालना, वट क्या निकालना हमें को, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई केल्विन में पहले बदलोगे, है ना, केल्विन में बदलने के बाद फिर घटाओगे तो बात वही आ जाएगा। तो सिंपल देख सकते हो 200 का चेंज हुआ है ना, 27 से 227 हो गया, 200 का चेंज हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, है ना, कितना का चेंज हुआ, इतना हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है चलो।
तो जो D2 हो जाएगा वो D2 कितना हो जाएगा, D2 आ जाएगा आपका 4.2544 सेंटीमीटर। ये जो D2 निकल के आ जाएगा बच्चों लोग, आप सभी के लिए इतना आ जाएगा। तो कह रहा है डायमीटर में कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा D निकाल सकते हैं आप सभी लोग, है ना। डायमीटर में चेंज यानी कि जो D2 माइनस D1 कर दीजिए। D2 कितना है 4.2544 और D1 है आपका 4.24, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं 0.0144 सेंटीमीटर का भैया आपका चेंज आ चुका है। तो इतना डायमीटर जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्या कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन यही चेंज होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है अपने पास, ठीक है। समझ में आ रहा, क्लियर है ना, ठीक है। चलो आगे चला जाए, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि अब ब्रास वायर 1.8 मीटर लंबा है, ठीक है। ब्रास का वायर है जो कि 1.8 मीटर लंबा दे रखा है, ठीक है। चलो लंबाई कितनी दे रखी है, 1.8 मीटर दे रखी है इसकी लंबाई। भाई लंबाई कितना दे रखा है, 1.8 मीटर। लॉन्ग brass at a 30 degree centigrade is held taut with the little tension between two rigid supports, ठीक है। टेम्परेचर इसका कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड शुरुआत का। इसको फिक्स करके रखा हुआ है। इफ द वायर इज कूल्ड एट टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने क्या कर दिया, कूल कर दिया। तो व्हाट इज द टेंशन डेवलप विद द वायर, वायर में कितना टेंशन डेवलप हुआ है आपको डेटा दे दिया है। तो भैया टेंशन वही डेवलप होता है जिसका फार्मूला आप सभी को पता है, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला पता होना चाहिए। थर्मल जो फोर्स, थर्मल टेंशन जो पैदा होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मल टेंशन। सारा डेटा दे रखा है, रख दीजिए, है ना, रख दो भाई रख दिया जाए, ठीक है। चलो भाई रख दो, क्या हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर देखो दे रखा है कितना इसका, वायर का डायमीटर दे रखा है आप सभी को 2 mm, सॉरी डायमीटर दे रखा है कितना 2 mm ना। डायमीटर इज गिवन एज 2 mm, राइट। तो एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाई 4 mm में है, तो इसको मीटर बदल लो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ गए, समझ गए, चलिए। तो हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁶, दिस इज योर एरिया इन मीटर स्क्वायर। चलो रख दो। यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है 0.91 इंटू 10⁻11, एरिया हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁶। उसके बाद अल्फा 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 2 इंटू 10⁻⁵, और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, 27 था -39 चलेगा भाई, यानी कि चेंज कितना हो गया 39 + 27 कितना हो जाएगा सर 45 to 65, कितना हो जाएगा 65। बोलो भाई कितना हो जाएगा, दिस इज चेंज इज 65। सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, देखो 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 39 अच्छा 27 66 हो जाएगा, ठीक है 66, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर दीजिए तो जो टेंशन आएगा ये हो जाएगा 3.77 इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है भाई। अब ये जो मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, ये जो होगा अपने पास कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ठंडा कर रहे हो ना आप, ठंडा कर रहे हो, समझ लो, तो क्या हो जाएगा ये खींचेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3 mm इज ज्वाइंट टू अ स्टील रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, ठीक है। तो देखो यार अपने पास है क्या, एक रॉड है ब्रास का, इसको आपने जोड़ दिया है किसके साथ, इसको आपने जोड़ दिया है स्टील के रॉड से, जिसकी लंबाई भी बराबर है, लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर कितना है 3 mm, और इसका भी डायमीटर कितना है 3 mm, ठीक। कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कंबाइंड रॉड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द ओरिजिनल लेंथ्स आर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि अभी शुरुआत में जब ज्वाइन किया, जब इनको हमने कंबाइन किया, ज्वाइन करके रखा है, तो शुरुआत का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। जब इसको आपने गर्म कर दिया बच्चों 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कह रहा है कि इसके पूरी की लंबाई में कितना वृद्धि होगी, दैट इज आस्क्ड, ठीक है। या फिर हाँ कितना लेंथ पूछा है, चलो भाई निकाल लिया जाए। तो देखो यार सबको गर्म कर रहे हो
तो स्टील अलग फैलेगा, ये देखो ब्रास है, ये ब्रास अलग फैलेगा, और ये क्या है अपना दूसरा क्या है अपने पास स्टील है, ये स्टील अलग फैलेगा। तो निकाल लो कि ब्रास में कितना चेंज लेंथ में आया, तो हो जाएगा भाई शुरुआत कर लंबाई एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक, इसी तरीके से स्टील का निकाल लो, स्टील में कितना चेंज आया, ये हो जाएगा भाई एल अल्फा डेल्टा टी, हो जाएगा। चलो शुरुआत में लेंथ था 50 सेंटीमीटर, अल्फा कितना है किसका ब्रॉस का 2 × 10⁻⁵, और टेम्परेचर में चेंज कितना हो गया 210 का, है ना, 250 था 40 था 250 हो गया, तो 210 को बढ़ा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50 दूना 100, ये हो जाएगा कितना 10⁻³ यानी कि 0.21, कितना हो गया ये 0.21 सेंटीमीटर, राइट। ये निकाल लीजिए, इसका निकाल लो, ये हो जाएगा एल 50 सेंटीमीटर ही है, अल्फा कितना है इसका अल्फा 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 इसका है 1.2 × 10⁻⁵, और डेल्टा टी भी है इसमें 210 ही है। ठीक, हो जाएगा कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा अपने पास 12 × 25 = 60, है ना, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 × 210 कितना हो जाएगा 6 × 6 = 12, 126, ठीक, × 10⁻³ तो हो जाएगा 0.126 सेंटीमीटर। ठीक, तो स्टील में देखो 0.126 का आ गया, ठीक है, स्टील में कितना आ गया 0.126, लगभग इसको लिख सकते हो आप सभी लोग 0.13 सेंटीमीटर। तो स्टील की लंबाई में इतना वृद्धि हुआ, ब्रास में इतना वृद्धि हुआ, तो टोटल निकालना है, टोटल कितना चेंज हो जाएगा, तो टोटल निकाल लीजिए दोनों को जोड़ देंगे 0.21 + 0.13, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.34 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है कि इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन, जंक्शन पे क्या कोई थर्मल स्ट्रेस आएगा, भाई देखो ये फ्रीली एक्सपेंड करने के लिए फ्री है, मतलब एक्सपेंड करने के लिए फ्री है, कोई इनको रोक नहीं रहा है। थर्मल स्ट्रेस तभी आता है जब इनको हम लोग क्या करते हैं दोनों एंड से फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा, नो थर्मल स्ट्रेस भाई, कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा। क्लियर है, समझ गया बच्चा लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा, ठीक है, देखिए क्या कह रहा अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। चलो भाई, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी गामा दे रखा है 49 × 10⁻⁵ पर केल्विन। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो कितना चेंज डेंसिटी में कितना चेंज होगा, डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज आपसे पूछा है, ओनली फ्रैक्शनल चेंज नॉट द परसेंटेज चेंज। ठीक, चलिए तो मान लीजिए शुरुआत का डेंसिटी कितना होगा भाई मास अपान में वॉल्यूम। ठीक, जब आपने क्या हुआ, जब आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने चेंज किया होगा तो वॉल्यूम में चेंज आया होगा, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ होगा भाई, तो जो नया वॉल्यूम रहा होगा शुरुआत के वॉल्यूम का, अगर मैं इसको बोल दूं शुरुआत का वॉल्यूम V0 है, क्या हो जाएगा V0 1 + गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा V0 1 + गामा कितना भाई 49 × 10⁻⁵ इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 49 × 30, 9 × 27, 4 × 12, 2 × 14, ठीक है 1470 इंटू 10⁻⁵ है। ठीक, तो हो जाएगा 0.0147। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 0.0147, यानी जो नया वॉल्यूम आ जाएगा, नया वॉल्यूम है सर बेसिकली 1.0147 V0, नया वॉल्यूम सर इतना है, तो नया डेंसिटी निकाल लीजिए, नया डेंसिटी विल बी सर मास अपॉन में नया वॉल्यूम हो जाएगा भाई मास अपॉन में 1.0147 V0, यानी कि बेसिकली पहले वाले वॉल्यूम का पहले वाले डेंसिटी का 1.0147 टाइम हो जाएगा। ठीक, कितना चेंज हुआ फ्रैक्शनल चेंज, यानी कि डेल्टा रो अपॉन में रो पूछा है आपसे, भाई कितना चेंज हो जाएगा, यानी कि शुरुआत में कितना था या फिर बाद में कितना हो गया, रो अपॉन में 1.0147 माइनस शुरुआत करो डिवाइड बाय रो इंटू 100 करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपसे फ्रैक्शनल चेंज ही पूछा है। इसको सॉल्व कर देते हैं आप सभी लोग, है ना, तो माइनस में आ जाएगा 0.0145, इतना से भैया कम हो जाएगा, इसकी डेंसिटी जो होगी इतनी से कम हो जाएगी, समझ गए। ठीक है, दिस विल बी द फ्रैक्शनल चेंज, किया जा सकता है एवरीवन, कैन बी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे क्या कह रहा है। चलो कह रहा है कि a 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, 8 kg यानी कि 8000 ग्राम का एल्यूमिनियम का बॉक्स है। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इन 2.5 मिनट,
2.5 मिनट तक ये पावर से ड्रिल किया जा रहा है इसमें, ठीक है, ठीक है। एल्यूमिनियम के ब्लॉक में आप लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, 2.5 मिनट तक किया ड्रिलिंग मशीन से, जो कि 10 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहा है। पावर 10 किलोवाट मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि 10⁻⁴ वाट, यानी कि 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड इतना पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो कह रहा है कि इस ब्लॉक को जब हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, इस ब्लॉक को जब हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, तो ड्रिल करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि 50% जो पावर है ना इसका, ये ड्रिलिंग मशीन का जो 50% पावर है ना, ये इसको गर्म करने में चला जा रहा है। ठीक, ठीक है। तो बताइए जरा कि ये जो इस एल्यूमिनियम, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, एल्यूमिनियम जो है इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ा, बस वही पूछा है। तो भाई फार्मूला आप सभी को पता है, डेल्टा क्यूब इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हैं, एम एस डेल्टा टी होता है। आपसे डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा क्यू अपॉन में एम एस हो जाएगा। चलिए, एस दे रखा है आप सभी को, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो यार, 1 सेकेंड में 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड, मतलब जूल सप्लाई कर रहा है, 10 किलोवाट सप्लाई कर रहा है ना, 10 किलोवाट मतलब 1 सेकेंड में 10,000 वाट, समझ गए। तो 2.5 मिनट चला, तो 2.5 मिनट चला मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁴, 2.5 मिनट है ना, तो देखना पड़ेगा कि अपने को 2.5 मिनट, 2.5 मिनट मतलब 2.5 मिनट मतलब ये हो जाएगा भाई 2.5 इंटू 60, ठीक, कितना हो जाएगा 25 का 150 सेकेंड चला, कितना 150 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो टोटल पावर डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई 10⁻⁴ इंटू 150 है ना, और डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 50% ही पावर इसको गर्म करने में जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द जो एनर्जी जो इसमें गया होगा इसको गर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू एम 8000, ठीक है, क्योंकि जूल पर ग्राम में ही है, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू एस की वैल्यू 0.91। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर देंगे, रख देंगे, तो आ जाएगा लगभग आपका 103 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा 103 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका टेम्परेचर भाई 103 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक होगा उसमें ड्रिल करने के बाद इसका टेम्परेचर 103 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा, केवल और केवल 2.5 मिनट में। समझ में आ रहा है बात, समझ पा रहे हो बात को, कैसे किया जाता है इस टाइप के सवालों को, समझ में आ रहा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.13। अभी भी 8 क्वेश्चन बचे हैं। A copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 डिग्री सेंटीग्रेड and then placed on a large ice block। ठीक है, तो एक कॉपर ब्लॉक था जिसका वजन था 2.5 kg, यानी कि वजन था इसका 2500 ग्राम। कह रहा है कि इसको आपने गर्म किया कहाँ तक, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। शुरुआत का टेम्परेचर आपने इसको गर्म किया 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके बाद आपने रख दिया इसको एक आइस के ब्लॉक के ऊपर रख दिया। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि कितना आइस मेल्ट हो सकता है, कितना, मतलब आइस की हमारी कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल आइस पे रख दिया हमने इस ब्लॉक को, तो कह रहा है कितना आइस मेल्ट हो सकता है। तो भाई बताना जरा, ये जो ब्लॉक था कब तक मेल्ट कर पाएगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं हो जाए। 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो बर्फ के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो इसको मेल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करेगा, इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया इतना वजन था, इतना से इतना टेम्परेचर इतना में गया, तो कुछ ना कुछ हीट को निकाला होगा। तो ये हीट किस में गया होगा, उस बर्फ के द्वारा एब्जॉर्ब किया होगा फेज चेंज करने में। ठीक है, बर्फ के द्वारा एब्जॉर्ब किया होगा फेज चेंज करने में, कि भैया कितना जो बर्फ पिघला। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो निकाल लिया जाए। चलिए, तो देखो जो हीट सप्लाइड है, दिस शुड बी इक्वल टू, बच्चा लोग, हीट एब्जॉर्ब्ड, कितना हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ। हीट सप्लाई कौन करेगा, कॉपर, यानी कि एम एस डेल्टा टी कॉपर का शुड बी इक्वल टू, ये कॉपर का हो गया, शुड बी हीट एब्जॉर्ब, हीट किसने एब्जॉर्ब किया होगा, बर्फ ने। बर्फ हीट एब्जॉर्ब करके क्या किया, फेज चेंज किया, है ना। तो हमने मान लिया कि एम डैश अमाउंट जो है वाटर का पिघला, है ना, आइस का ये मेल्ट हो गया, क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो भैया एम डैश इंटू एल। ठीक है, चलिए, 250 ग्राम था हमारे पास, और इसका एस कितना दे रखा है कॉपर का, 0.39, देखो जूल में दे रखा है। डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना कर दिया आपने, 500 इज इक्वल टू एम डैश निकालना है,
तो इसको अगर जूल में है तो इसको भी आपको जूल में रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 335 दे ही रखा है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1500 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा चलो 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम अर्थात 1.5 kg मेरा जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा। 1.5 kg जो बर्फ़ है हमारा बच्चे लोग वो पिघल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस अमाउंट ऑफ जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा, इतना को गर्म करने, इतना 500 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉपर को यहाँ पे रखने पर, ठीक है। चला जाए, चलिए अगला सवाल देखिए क्या रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल के एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि 0.2 kg ब्लॉक ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का देखो मास दे दिया आप सभी को 0.2 kg, यानी बेसिकली वी कैन राइट इट 200 ग्राम। 200 ग्राम मेटल था, है ना। और मेटल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, जिसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है इतना, ठीक है। तो एक अब जो मेटल मैं बात करता हूँ मेटल की, ठीक है, ये मेटल है। शुरुआत में कितना था इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आपने इसको एक बर्तन जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर कैलोरीमीटर, जिसमें कि क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। क्या भरा भाई, पानी भरा है। पानी कितना 150 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 150 ग्राम है ना। पानी कितना भरा है इसमें 150 ग्राम, 150 ग्राम पानी भरा है इसमें, ठीक। और पानी का टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर अभी शुरुआत में पानी का टेम्परेचर कितना था, शुरुआत में पानी का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। कह रहा है कि अब आपने मेटल ब्लॉक जो कि 150 ग्राम का था इसको आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। चलिए, और ये जो बर्तन है इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना देखा है 0.025 kg, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ हीट लॉसेज टू द सराउंडिंग आर नेग्लिजिबल, सराउंडिंग में कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ है, ठीक। और इसके बाद कह रहा है फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कह रहा है कि मतलब जब इस ब्लॉक को जब आपने इसमें डाल दिया है, जब ब्लॉक को अगर आपने इसमें डाल दिया तो भाई टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा, हीट का आदान प्रदान होगा, जिसकी वजह से सब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो टेम्परेचर है आपका फाइनल, ठीक है, टेम्परेचर आपका फाइनल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया, ठीक। तो कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया, तो कह रहा है कि हीट लॉस नेग्लिजिबल है सराउंडिंग में, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल, क्या कह रहा है यार, कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, मेटल का स्पेसिफिक हीट निकालना है, ठीक। ये जो मेटल है इसका स्पेसिफिक हीट निकालना है, क्या है ना। चलिए देखो यार, बात ये है हो रही है कि आपने मेटल को डाला होगा इसमें, ठीक। चूंकि कैलोरीमीटर जिसका वाटर इक्विवेलेंट भी दिया है, तो भैया इसको हम इसको डालेंगे तो कुछ हीट जाएगा पानी को गर्म करने में, और कुछ हीट चला जाएगा बर्तन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बर्तन द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हीट कितना सप्लाई किया पहले ये देख लो। हीट कौन सप्लाई करेगा, मेटल ब्लॉक सप्लाई करेगा। कितना सर, मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर शुरुआत का था 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर इसका हो गया सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सारे इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए हैं। तो हीट सप्लाइड निकाल लीजिए पहले, हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा, दिस विल बी सर MS डेल्टा टी, है ना, जो कि मेटल का है। ये हो जाएगा 200 ग्राम इंटू मेटल का S या फिर C, वही बात है ना, S या C, S इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो 11 दूना 22 हो गया, ये 22,000 है ना, 22,000 S। तो भैया इसने इतना हीट सप्लाई किया, ये 22,000 S है भाई, S है ये, ठीक है। 22,000 S के बराबर इन्होंने क्या किया है, हीट को सप्लाई किया है, ठीक। अब ये जो हीट सप्लाई है एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाएगा, पानी के द्वारा। पानी कहाँ 27 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, है ना। तो हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, पानी कितना था, पानी 150 ग्राम था, 150। पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, पानी का स्पेसिफिक हीट देखा जाए तो कितना होता है 1 होता है। पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है भाई 1 होता है, ठीक। और पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा, पानी का टेम्परेचर देखो 27 से 40 चला गया, यानी पानी का टेम्परेचर केवल 13 से बढ़ा, ठीक। ये तो हो गया पानी के लिए, प्लस बर्तन भी तो कुछ हीट एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक। बर्तन ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, तो इसका स्पेसिफिक हीट कितना है 0.0 वाटर इक्विवेलेंट कितना है 0.025 इंटू, ठीक है। ये हो गया इसका MS, वाटर इक्विवेलेंट मतलब MS हो गया। और डेल्टा टी, इसका भी टेम्परेचर कितना बदला होगा भाई, इसका भी टेम्परेचर कितना से बढ़ा है 13 से बढ़ा है, ठीक है। दिख रहा है क्या सभी लोग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये 0.025 kg है, तो इसको अपने को
उसमें बदलना पड़ेगा ग्राम में, यानी 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 150 और ये देखो 1000 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 175 × 13। कितना हो जाएगा? 175 × 13 हो जाएगा क्या? ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप सभी लोग निकाल सकते हैं भाई कि यहाँ से जो हीट सप्लाइड था वो हीट ऑब्जर्व के बराबर कर दीजिए। तो जो 22,000 था, 22,000 इंटू जो यस है ये बराबर हो जाएगा सर अपना कितना? 175 × 13। तो यहाँ से एस जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, कर सकते हैं सभी लोग? हो जाएगा? हो जाएगा बच्चा लोग कि नहीं हो पाएगा? ठीक है, सवाल बढ़िया था, है ना? एक मेटल ब्लॉक था, उस मेटल ब्लॉक को हम जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको आपने कैलोरीमीटर में रखा है। इस कैलोरीमीटर में रखने पर क्या हो, मतलब एक कैलोरीमीटर में डाला है जिस कैलोरीमीटर में पहले से पानी था। ठीक, जब डाला इसमें तो क्या होगा, मेटल ब्लॉक हीट लूज करेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया तो हीट लूज किया होगा। वो जो हीट लूज हुआ होगा वो हीट चला जाएगा पानी को गर्म करने में, जिसका टेम्परेचर 27 से 40 गया, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो हीट गया होगा वो बर्तन को एब्जॉर्ब करने में चला होगा, बर्तन द्वारा एब्जॉर्ब हुआ होगा। बर्तन द्वारा एब्जॉर्ब क्या होता है बच्चों? उसका जो वाटर इक्विवेलेंट इनटू कितना टेम्परेचर होता है ना? बर्तन द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो कितनी होती है? वाटर इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब, इसको बराबर कर दीजिए हीट सप्लाइड से, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों लोग? ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और कह रहा था कि अगर हीट लॉसेज टू द सराउंडिंग आर नॉट नेग्लिजिबल, सराउंडिंग को जो हीट दिया जा रहा है वो नॉट नेग्लिजिबल है। हीट अगर नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब सराउंडिंग में भी हीट लॉस हो रहा है, तो आपका इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन एक्चुअल? तो आपका जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकाली आपने, एस की वैल्यू कितनी निकाली? 0.1 जो निकाली है, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होता? भाई हीट अगर तुमने ज़्यादा लॉस कर दिया, हीट अगर आपने, यहाँ देखो, हीट अगर आपने ज़्यादा लॉस कर दिया है तो ये जो हीट सप्लाई था वो कम होगा। हीट सप्लाई कम होगा तो भैया जो एस हो जाए वो क्या होगा? कम होगा। जो आपने एस निकाली दिस विल बी स्मॉलर। ठीक है, समझ गए? क्योंकि भाई यही कम हो जाएगा तो ठीक है, सही है ना? अगर ये क्या कह रहा है कि अगर अपने पास कंप्यूट द स्पेस हीट में इफ द हीट लॉसेज टू द सराउंडिंग आर नॉट नेग्लिजिबल, यानी कि हीट लॉस हो रहा है सराउंडिंग में अगर हीट लॉस हो रहा है तो इज योर आंसर ग्रेटर स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हीट अगर लॉस हो रहा है सराउंडिंग में अगर हीट लॉस हो रहा है तो जो हमारा एक्चुअल स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या होगी, है ना? दिस विल बी स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से कम आएगा क्योंकि हीट आप सप्लाई कम करेंगे, हीट कम सप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे देखो। गिवन बिलो आर द ऑब्जर्वेशन ऑन मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस। कुछ कॉमन गैसेस के मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, CV की वैल्यू दे रखी है जो कि FR/2 होती है, पता है कि आप सभी को? ठीक है, कितना होता है? FR/2 होता है। चलो देखो, कह रहा हाइड्रोजन का दे रखा है इतना, नाइट्रोजन का इतना 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 सबका, क्लोरीन का देखो इतना 6.17 है। कह रहा है द मेजर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ दिस गैसेस आर मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के कंपैरिजन में जो वैल्यू है वो क्या है? अलग है। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये जो वैल्यू है वो अलग है। ठीक है, उसकी तुलना में अलग है। टिपिकली मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस 2.92 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये देखो सारे गैस, ये देखो हाइड्रोजन है H2 है, नाइट्रोजन N2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा अपने पास क्या? NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन Cl2। ठीक है, देखो यार जनरल ये है अपने पास ट्राइएटमिक, ये है सब सारे डाइएटमिक। ठीक, मोनोएटमिक गैस के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है सर 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये कैसे क्यों, है ना? मतलब कि मोनोएटमिक गैसेस के लिए ये जो वैल्यू है, मोनोएटमिक गैसेस के लिए जो ये वैल्यू है वो डाइएटमिक के कंपैरिजन में कम क्यों है? तो सर इसलिए कम है क्योंकि जो मोनोएटमिक गैस के पास केवल और केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्योंकि वो 3 ट्रांसलेशन मोशन कर सकते हैं। लेकिन जब डाइएटमिक गैस की बात करते हैं तो उनके पास 3 ट्रांसलेशन के साथ साथ उनके पास रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाता है। ठीक है,
क्या कहा जाता है बच्चों, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाता है। तो क्या होता है बच्चों, अगर उनका अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो अपने को एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बच्चों, है ना। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका टेम्परेचर बढ़ाना है तो अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि अपने को ट्रांसलेशनल एनर्जी ही नहीं बल्कि इनका रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, इनका जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोनो एटॉमिक गैस, क्योंकि इनके पास रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। तो उनकी भी एनर्जी बढ़ाने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द समवट लार्जर देन द रेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोरीन। देखो क्लोरीन की वैल्यू थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में देखो ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन की बात किया जाए भाई, तो क्लोरीन के पास अगर देखा जाए, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसके पास मतलब समझ लो कि ये वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहा है। जनरली हम लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, जनरली बच्चों हम लोग मान के ये चलते हैं कि सर जो डायटोमिक गैसेस हैं वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, राइट है, वो हाइयर टेम्परेचर में वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, राइट। लेकिन अगर इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, क्लोरीन जो है वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, इसके वजह से क्या होगा, अपने पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगा क्लोरीन को देना पड़ेगा, समझ गए, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हो जाएगा इसका आंसर, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10.16 देखिए क्या कह रहा है कि एक चाइल्ड रनिंग अ टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट is given and a child running a temperature of 101 डिग्री फ़ारेनहाइट is given an antipyrine, एक मेडिसिन है that lowers the fever which causes an increase in the rate of evaporation of sweat from the body। ठीक है, मतलब एक बच्चा है जो कि बीमार है, बुखार है, उसको बुखार कितना है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक, इसको दिया गया है एक दवाई जिसका नाम है बच्चों एंटीपायरिन नाम का एक दवा दिया जाता है, जो कि क्या करता है उसके शरीर से स्वेट का इवेपोरेशन करा देता है ना, जिसकी वजह से उसका शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो क्या रहा था कि भैया इसका टेम्परेचर जो है एंटीपायरिन देने के बाद 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। कितना टाइम में सर, 20 मिनट टाइम में आ गया। ठीक, तो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग। तो मतलब ड्रग ने कितना एवेपोरेशन एक्स्ट्रा करवाया। ठीक, एज्यूम द इवेपोरेशन मैकेनिज्म टू बी ओनली वन वे विच इज बाय हीट लॉस। ठीक है, इवेपोरेशन जो हो रहा है वो केवल हीट लॉस की वजह से हो रहा है। और चाइल्ड का अगर हम लोग मास मान लेते हैं 30 kg, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है उसके पूरे शरीर से, यानी कि बच्चे के शरीर से, यानी कि 30 kg से लॉस हो रहा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द दैट ऑफ वाटर के अबाउट ही मान सकते हैं स्पेसिफिक हीट। और लेटेंट हीट ऑफ, आप सभी को पता है 580 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना रेट से इवेपोरेशन हुआ, मतलब कि पर मिनट कितना ग्राम उसके शरीर से जो स्वेट है, पानी जो है वो गया। ठीक है, वो पूछा आपसे। ठीक है भाई, कर सकते हैं क्या सभी लोग। चलो, तो देखो यार कि ये देखो कि सबसे पहले देखो कि उसका टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर में कितना चेंज आया। उसके टेम्परेचर में देखो चेंज आ गया भाई कितना, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का, नहीं 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कितना आ गया, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आ गया। ठीक है, उस बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर में 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आ गया। लेकिन देखो अपना सारा डेटा देखो भाई, अपने को स्पेसिफिक हीट वगैरह पता होता है, पर डिग्री सेल्सियस में पता होता है, राइट। तो अपने को इसको सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बदल दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/9 से। ठीक है, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5/3, यानी बेसिकली हो जाएगा 1.67 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर इतना हो गया। ठीक है, इतना चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और आप सभी को पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात कीजिए। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है सर, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मास देखो केजी में है, 30,000 केजी में। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, लिखा जा सकता है। चलिए, यानी कि बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो गया, 1000 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो भैया आप सभी लोग ये निकाल लीजिए, है ना, आप सभी लोग ये निकाल लीजिए कि देखो क्या, कि आप सभी को पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप सभी को पता है 580 कैलोरी पर ग्राम।
कितना होता है 580 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो देखो हीट लॉस कितना हुआ वो निकाल लो। सबसे पहले तो ये निकाल लो कि उसके शरीर से कितना हीट लॉस हुआ। ठीक है, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एच की बात करें, हीट लॉस की बात कर लीजिए, हीट लॉस ये हो जाएगा भाई एम एस डेल्टा टी। 30 kg का शरीर था, स्पेसिफिक हीट था 1000, और डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना चेंज कर दिया आपने 1.67। इसको सॉल्व करेंगे 16 48 51 लगभग कितना हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 50 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 100 कैलोरी का हीट लॉस हुआ है। उस बच्चे के शरीर से टेम्परेचर उसका घटा इतना, तो उसके शरीर से कितना का हीट लॉस हुआ, इतना का हीट लॉस हुआ। अब ये हीट लॉस कहाँ जाएगा, हीट लॉस जाएगा उसके शरीर से पानी को उड़ाने में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि m ग्राम जो है पानी उड़ा होगा, तो m इंटू एल इज इक्वल टू 50 100। तो भैया m इज इक्वल टू आ जाएगा 50 100 भाग में 580, ये हो जाएगा अपने पास जो भी आंसर आएगा दिस विल बी इन ग्राम। ठीक है, ग्राम 4.3 कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर अपने पास लगभग ये ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इन, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ कितना आ जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, डिवाइड करो इसको 50 100 डिवाइड बाय 580। ठीक है, तो ये आ गया भाई अपने पास 86 ग्राम, 86.37 ग्राम। ठीक है, यानी कि उसके शरीर से 86.37 ग्राम हीट, मतलब 86.37 ग्राम वाटर वेपर बन के चला गया। कितने देर में गया भाई, 20 मिनट में गया। तो रेट कितना हो जाएगा 86.37 डिवाइड बाय 20, ये हो जाएगा ग्राम पर मिनट। ठीक है, यानी कि 4.3 ग्राम पर मिनट जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा लोग रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कहानी क्या था, एक बच्चा बीमार था, उसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आपने ले आया, टेम्परेचर में कमी हुआ, मतलब आपके शरीर से हीट निकला होगा, वो हीट कहाँ गया होगा, आपके शरीर से स्वेट पसीना बन करके उड़ा होगा भाप में, है ना। तो कितना पानी निकला आपके शरीर से, कितना भाप बन गया, वही आपसे पूछा था। तो जो हीट निकला होगा आपके शरीर से, वही हीट जो है वेपर में बनाया हो, वेपर में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, तो भैया हीट सप्लाइड बाय योर बॉडी विल बी इक्वल टू द m इंटू एल, वहाँ से m निकाल लीजिए, रेट पूछा तो टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है आप सभी के, कह रहा है कि अ थर्माकोल आइस बॉक्स है। थर्माकोल का भाई क्या है अपने पास, आइस बॉक्स है। इज अ चीप एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कुक्ड फूड इन समर इन पर्टिकुलर। ठीक है भाई, तो थर्माकोल का बॉक्स है, इसमें आपने क्या किया है, ये भोजन रखने के लिए काम आता है। कह रहा है कि अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर हैज अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलो ठीक है ना। क्यूबिकल आइस बॉक्स जो, मतलब ये जो थर्माकोल का आइस बॉक्स है उसका साइज कितना भाई, मतलब क्यूबिकल है, यानी क्यूब के साइज का है, क्यूब के शेप का है, इस टाइप का। ठीक है, जिसका साइड है 30 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई भी है, मोटाई भी कितने, थिकनेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलो भाई, कह रहा है कि यदि 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स, इसके अंदर हमने बर्फ रख दिया है, क्या रख दिया, इसके अंदर हमने बर्फ रख दिया, बर्फ का मास कितना है भाई 4 kg। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 घंटा, तो 6 घंटा के बाद कितना बर्फ इसमें बचा होगा, यानी कि बाकी तो पिघल गया होगा। क्यों सर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ ना कुछ हीट तो आएगा, हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो कहाँ होगा भैया, इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना हीट बचा हो, मतलब कितना आइस बचा होगा, है ना, ये पूछा है ना। 4 kg ऑफ आइस इतना, तो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 घंटा, 6 घंटा के बाद कितना आइस बचा होगा। तो देख लो भैया 6 घंटे में कितना हीट इसमें फ्लो हुआ, है ना। 6 घंटे में बाहर से अंदर की ओर कितना हीट फ्लो हुआ, तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू, आप सभी को पता है फार्मूला KA डेल्टा टी, है ना। ये हो जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना, Q/T, KA डेल्टा टी अपॉन में थिकनेस है टी। देखो कितना हो जाएगा, Q अपॉन में कितना टाइम बोल रहे हो, 6 घंटा, 6 घंटा मतलब 6 इंटू 3600 सेकेंड इज इक्वल टू K कितना दे रखा 0.01, एरिया कितना हो जाएगा इसका भैया, देखो
अगर रखा है आपने तो ये इसका जो क्यूब है उसका क्यूब के सारे फेस से हीट इसके अंदर जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, है ना, यानी 10⁻⁴ हो जाएगा। और डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना हो जाएगा 45 का, टेम्परेचर के चेंज कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, समझ गए। तो क्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्यू निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद जो क्यू निकलेगा वो आ जाएगा बच्चों 1.05 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, यानी कि आपका जो आइस बॉक्स है 6 घंटे में इतना जूल एनर्जी इसके अंदर सप्लाई किया गया। ठीक, अब ये जो एनर्जी था ये एनर्जी कहाँ जाएगा, इस बर्फ़ को पिघलाने में जाएगा। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं कितना बर्फ़ पिघलेगा। तो जो हीट सप्लाई आया 1.05 इंटू 10⁻, कितना है 5 जूल, है ना। ये कहाँ जाएगा भाई, बर्फ़ को पिघलाने में, m इंटू एल में जाएगा। तो हमने मान लिया m कितना मास पिघला हुआ, तो 1.05 इंटू 10⁵ ये मास पिघला, डिवाइड बाई l, ये देखो जूल में आया है। तो अपने को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल में रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 335 इंटू 10⁻3, ये जो भी आंसर आएगा kg में आएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जा रहा है भाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जा रहा है सभी के पास कितना, व्हाट विल बी दिस आंसर, दिस विल बी सर 105 भाग में 335, यानी कि बेसिकली हो जाएगा ये 0.313, कितना हो जाएगा 0.313 kg। इतना जो है बर्फ़ पिघल जाएगा, इतना बर्फ़ पिघल जाएगा। तो कह रहा है आपका कितना बर्फ़ बचा हुआ, शेष अमाउंट ऑफ बर्फ़, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बर्फ़, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आइस का कितना अमाउंट शेष रह जाएगा। तो सर दिस विल बी 4 kg था, उसमें से 0.313 घटा देंगे, सर ये हो जाएगा अपने पास 3.687 आई थिंक। ठीक है, 687 kg के आसपास जो है इतना बर्फ़ उसमें बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.18, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। A brass boiler has a base area of 0.15 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रास बॉयलर है जिसका बेस का एरिया है कितना 0.15 मीटर स्क्वायर और इसका थिकनेस टी दे दिया है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। चलो, इट बॉयल्स वाटर एट अ रेट ऑफ 6 kg पर मिनट व्हेन प्लेस्ड ऑन अ गैस स्टोव। ठीक है भाई, एक बॉयलर है, इसको आपने एक गैस स्टोव पर रख दिया है, ये बिल्कुल ठीक। चलो, तो ये कह रहा है कि वाटर को बॉयल करता है 6 kg पर मिनट से, यानी कि 60 सेकेंड में ये वाटर कितना बॉयल कर पाता है 6 kg। ठीक, चलो, व्हेन प्लेस ऑन गैस स्टोव एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन द कॉन्टेक्ट विद द बॉयलर। मतलब ये कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर है बॉयलर के कॉन्टेक्ट में जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बताइए, और अंदर का टेम्परेचर कितना होगा भाई, बॉयल कर रहा है, बॉयल करने के मतलब टेम्परेचर सर अंदर रहा होगा T1 मान लेते हैं, ये रहेगा सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का टेम्परेचर मुझे नहीं पता, यही पूछा है आपसे। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी बोल रखा है आप सभी को इतना है, और हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा। चलो, तो सबसे पहले तो यार देख लो कि मान लिया कि बाहर का टेम्परेचर मुझे नहीं पता, तो बाहर के वजह से अंदर के टेम्परेचर का फ्लो, मतलब हीट का फ्लो हुआ होगा, इसके वजह से क्या हुआ होगा भैया, इसके वजह से हमारे पास हर 60 सेकेंड में 6 kg बर्फ़ क्या हो रहा है, और सॉरी 6 kg पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। ठीक, तो पहले निकाल लीजिए कितना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और पानी के द्वारा कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, बस। तो हीट सप्लाइड निकाल लो भाई, हीट सप्लाइड। ठीक है, हीट सप्लाई निकाल लिया जाए। चलो भाई, क्या होता है ये KA डेल्टा टी अपॉन में थिकनेस T इनटू कितना टाइम तक, ये पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड इतना, आप कितना टाइम तक बात कर रहे हो सर, आप यू आर टॉकिंग अबाउट कितना टाइम तक, तो यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चा लोग बताइए 60 सेकेंड तक बात करना है अपने को ना, या फिर पर मिनट की बात करना है क्या, चलिए पर मिनट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये पर मिनट है। ठीक, ये हीट सप्लाइड पर मिनट हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो जरा, पर सेकेंड निकाल लेते हैं। चलो, हीट सप्लाई निकाल लो पहले, कितना हो गया, ये हो जाएगा सर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, के कितना दे रखा है 109, एरिया आपको पता ही है 0.15, डेल्टा टी टेम्परेचर कितना है ये हमको नहीं पता, T2 - 100 हो जाएगा, इंटू 60 कर दिया, यानी कि इतना 1 सेकेंड में, मतलब इतना जो है, मतलब 60 सेकेंड, मतलब कह सकते हैं आप लोग कि 1 मिनट में इतना गया होगा, ये इतना पानी गया है ना, मतलब इतना हीट गया, सॉरी इतना हीट गया, और टेम्परेचर कितना है, और सॉरी थिकनेस कितना 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² मीटर। ठीक, इतना हीट सप्लाई हुआ भाई,
इतना हीट सप्लाई हो रहा है कितने देर में, इतना हीट सप्लाई हुआ है 60 सेकंड में। कितने देर में, 60 सेकंड में। ठीक, अब 60 सेकंड में इसने क्या किया होगा, 60 सेकंड में भैया अपना ये जो है ये पानी को क्या किया होगा, ये पानी को वेपर में बदला होगा। ठीक, तो पानी को वेपर में बदला होगा, कितना पानी को, 6 kg को, है ना। तो हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब निकाल लीजिए, तो हो जाएगा भाई ml, है ना। कितना पानी है मतलब 6 kg पानी, और हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना हो जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा भाई कितना, बोलिए। हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा कितना 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 कितना, ये देखा 2256 इंटू 10⁻3। ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जूल, समझ गए। हीट एब्जॉर्ब उतना हुआ, हीट सप्लाई इतना हुआ, दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से T2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो, तीन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ से जो हीट बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो टेम्परेचर निकलेगा फाइनल टेम्परेचर ये निकल जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 238 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यानी कि जो फ्लेम था, फ्लेम का टेम्परेचर जो है वो 238 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ठीक है, बराबर क्या करना है आपको, इसको इसके बराबर कर देना है, यहाँ से सॉल्व कर देना है, T2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं सर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया किस तरीके करना है सवाल को। बढ़िया है भाई, सवाल लेंदी है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लास 11 के NCERT आई नो फिजिक्स का बहुत टफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, बने रहो सेशन में लास्ट तक। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, है ना। मेहनत किया जा रहा है इधर, तो आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ा सा बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। चलो चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, अब बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया भाई, है ना। चलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए व्हाई अ बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर इमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी हाई है वो पुअर इमीटर है। देखो भाई, आप सभी को पता है कि जो बॉडी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है उतना ही ज़्यादा इमिट करता है। ठीक, जो बॉडी जितना अच्छा इमीटर होता है उतना ही ज़्यादा, सॉरी, जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा इमीटर होता है। अब कह रहा है कि एक बॉडी जो भी इसके ऊपर रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक दे रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो एब्जॉर्ब बहुत कम कर रहा है, तो इमिट क्या करेगा भाई, इमिट भी तो खराब करेगा ना, है ना। तो समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ से आप सभी को पता है, किरचॉफ लॉ से आप सभी को पता है कि जो बढ़िया ब्लैक बॉडी होता है बच्चों, ब्लैक बॉडी जो होता है जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा इमिटर होता है। तो ये एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पा रहा, बोल रहे हो आप, खुद ही बोल रहे हो कि ये रिफ्लेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाहर भगा दे रहा है, यानी कुछ एब्जॉर्ब कर नहीं रहा। जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो इमिट कहाँ से करेगा, तो इमीटर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल। अब ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन वुडन ट्रे ऑन चिली डे। ठीक है, मतलब कि एक ब्रास का बना हुआ एक लकड़ी का गुटका मान लीजिए, ठीक है, वो जो है एक लकड़ी के कंपेरिजन में ज़्यादा ठंडा महसूस होता है ठंडी के दिनों में। ऐसे क्यों? तो देखो यार, पता है आप सभी को, जो ब्रास होता है वो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का बना हुआ होता है ना। उसमें हीट का कंडक्शन हो सकता है आसानी से, हीट आसानी से कंडक्ट हो जाता है। तो होता है क्या, जब हम उसको टच करते हैं तो ठंडी के दिनों में हमारे शरीर से हीट फ्लो होने लगता है उस ब्रास में, जिसकी वजह से वो हमें ठंडा फील होता है। ठीक, लेकिन आप सभी को पता है जो लकड़ी होता है, लकड़ी हीट का कंडक्टर नहीं है, कंडक्शन नहीं होता है उसमें हीट का, तो कोई भी हीट हमारे शरीर से लकड़ी में नहीं जाता है, इसलिए वो हमें ठंडा महसूस नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। एन ऑप्टिकल पायरोमीटर फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, मतलब एक ऑप्टिकल पायरोमीटर है जो कि हाई टेम्परेचर, बड़े बड़े ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाया जाता है। कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स टू लो a value for the temperature of red hot iron piece in an open but gives a correct value for temperature when the same piece is in the furnace। ठीक है भाई, तो देखो यार, जो ऑप्टिकल पायरोमीटर कह रहा है कि ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है ना, रेड हॉट आयरन पीस, जब आयरन पीस रेड हॉट है, रेड हॉट जब आयरन पीस है तो उस समय बेकार वैल्यू देता है, मतलब सही वैल्यू नहीं देता है। लेकिन जब हम लोग सेम पीस को हम लोग जब फर्नेस में डाल देते हैं तो सही वैल्यू देता है। देखो आप सभी को पता है, उससे पता होगा आप सभी को कि भाई जब क्या कहते हैं उसको, जब अपना जो आयरन जो पीस है, आयरन का पीस को जब आप गर्म करते हैं तो पहले लाल होता है। ठीक, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो कैसा होता है,
और ज़्यादा गर्म करेंगे तो देखो विप की ओर से चल लो, पहले रेड होता है, उसके बाद और ज़्यादा गर्म करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद येलो की ओर होना जाएगा, येलो की ओर होते जाएगा, और फाइनली एकदम बिल्कुल गर्म कर देंगे तो लगभग लगभग वायलेट हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है, और फाइनली एकदम बिल्कुल ही गर्म कर देंगे तो व्हाइट हो जाता है। ठीक, तो देखो जितना ज़्यादा गर्म करोगे, जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, रेडिएशन हीट निकालेगा, है ना। ठीक है, तो जो पायरोमीटर होता है भैया, पायरोमीटर बहुत ही हाई टेम्परेचर के लिए ही बनता है, लगभग लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर बनता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर पे ही के लिए ही बनाया जाता है, राइट। तो जब तक रेड हॉट है, रेड हॉट मतलब इसका टेम्परेचर कम है, आप सभी को पता है ना विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से। ठीक है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, टी प्रोपोर्शनल 1/λ, लैम्डा ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम, लैम्डा ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम, रेड का लैम्डा ज़्यादा होता है, रेड का लैम्डा ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर का क्या होगा, कम होगा। इंडिगो वायलेट, वायलेट का लैम्डा सबसे कम होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो जब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, फर्नेस में डाल देते हैं, तो भैया उसका कलर ब्लू की ओर होने लगता है, वायलेट की ओर चला जाता है, और उस कंडीशन में जो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, यानी कि, और उस कंडीशन में जो पायरोमीटर है वो अपने को क्लियर वैल्यू दे देता है, करेक्ट वैल्यू दे देता है टेम्परेचर का। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अगला, द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड। ठीक है, कह रहा है कि जब अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, अर्थ के पास क्या नहीं रहता बच्चों लोग, एटमॉस्फेयर नहीं रहता, तो क्या हो जाता, तो ये क्या हो जाता, कोल्ड हो जाता। देखो बात बिल्कुल सही है, अर्थ के पास आप सभी को पता है ये धरती है, इसके चारों तरफ क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, सन से आता है रेडिएशन, धरती से टकरा करके क्या होता है, इंफ्रारेड जाता है वापस। ठीक है, जब धरती से टकरा करके इंफ्रारेड वापस जाती है तो क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर इसी को वापस भेज देता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसी को वापस भेज देता है। ठीक है, जितने भी शॉर्ट वेव आते हैं वो टकरा करके लॉन्ग वेव के रूप में ऊपर जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ इसको वापस भेज देता है। ठीक है, अगर यही में मान लीजिए बच्चा लोग, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो जितनी भी एनर्जी आ रही वो सारी एनर्जी चली जाती, थोड़ी मोड़ी अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होती, तो क्या होता, इस कंडीशन में जो धरती होता बच्चों, वो पूरी तरीके से कोल्ड हो जाता। याद रखिएगा, धरती जीने लायक इसीलिए है क्योंकि धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, वो हीट को बनाए रखता है। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, जो कि जीने के लिए फिजिबल नहीं है भाई। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हीटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम आर मोर एफिशिएंट इन वार्मिंग अ बिल्डिंग देन दोज बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। मतलब कह रहा है कि एक बिल्डिंग को गर्म करने के लिए, है ना, जो स्टीम वाले जो सिस्टम होते हैं वो बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर वाले। ठीक है ना, हॉट वाटर से गर्म करने की तुलना में बिल्डिंग को स्टीम्स की तुलना में कम, स्टीम से ज़्यादा गर्म करना इसलिए आसान होता है क्योंकि स्टीम के पास बच्चों ज़्यादा एनर्जी होती है। स्टीम के पास क्या होता है, स्टीम के पास जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी होता है, 540 कैलोरी, 540 कैलोरी जो है बच्चों, हीट जो होता है वो मोर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसके कंपेरिजन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो स्टीम है, इसका जो एनर्जी होता है भाई, इसकी जो एनर्जी होती है ये 540 कैलोरी ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टीम के पास एनर्जी 540 कैलोरी ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टीम वाला चीज़ को हम लोग एफिशिएंट मानते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर। समझ में आ गया कहानी। ठीक है, चलो, तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 10.19 क्वेश्चन हो गया, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10.20, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड सवाल है ये, है ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन आप सभी का कर दिया जाए। चलो कर लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। मतलब एक बॉडी है जो कि 80 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हुआ, टाइम लग गया इसको 5 मिनट। कैलकुलेट इट टाइम्स टेक टू कूल 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा इसको। 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर है भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चला बताइए, 80 से 50 गया 5 मिनट में, एवरेज टेम्परेचर, इनके बीच का टेम्परेचर निकालना। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है तो आप सभी को क्या निकालना पड़ेगा, आप सभी को निकालना पड़ेगा एवरेज टेम्परेचर। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो एवरेज टेम्परेचर क्या है इसका, 80 और 50 कितना, 130, 130 का एवरेज,
एवरेज कितना हो गया इसका सर 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एवरेज है भैया 65 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 65 माइनस 20 कितना हो जाएगा 65 माइनस 20 मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कितना हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चलो, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया भाई, डिफरेंस इन द टेम्परेचर सराउंडिंग के और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो देखो ये कह रहा है कि 80 से 50 गया कितने टाइम में 5 मिनट में गया, 80 से 50 गया 5 मिनट में गया। तो कितना कितना चेंज हुआ सर 30 डिग्री चेंज हुआ। कितने में चेंज हुआ सर 5 मिनट में चेंज हुआ, है ना। इज इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू कितना मतलब चेंज इन टेम्परेचर बताइए 45। ठीक है, इसको मान दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलो उसी प्रकार से 60 और 30 का एवरेज 60 30 90 90 का आधा 45 यानी एवरेज है 45। ठीक, सराउंडिंग का है 20, सराउंडिंग का 20 है यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया 60 से 30 आने में कितना चेंज हुआ 30 का, टाइम कितना लगा वही पूछा है आपसे, और के इंटू ये हो जाएगा 25। ठीक है, बस इन दोनों को रेशियो ले लो, इन दोनों का क्या ले लेंगे रेशियो ले लेंगे 1/5 डिवाइड बाई 1/t इज इक्वल टू 45 अपन में 25। तो हो जाएगा t/5 इज इक्वल टू 5 9 45 5 5 25 यानी t इज इक्वल टू 9 5 9 मिनट, है ना। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 मिनट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो टाइम जो आ जाएगा 9 मिनट लगेगा इसको यहाँ से यहाँ होने में। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे बढ़िया सवाल था, सीख लेना कैसे किया जाता है सवाल को। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सराउंडिंग ये जो टी ये क्या होता है टीएस माइनस टी एवरेज। ठीक है, ये कर लेना हो जाएगा। चलो, ये क्या होता है के इंटू टी एस माइनस टी एवरेज होता है। ये क्या है बच्चों आपका कितना चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हुआ, डेल्टा टी टी अपॉन में टाइम इज इक्वल टू के इंटू सराउंडिंग टी एवरेज माइनस सराउंडिंग कर लेंगे, टी एवरेज माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है और यहाँ से आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है यार टोटल ऑफ 20 क्वेश्चन। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही ग्रेट डिटेल में हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। सॉल्व जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना, मजा जरूर आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन सारे सारे कॉन्सेप्चुअल है, सवाल सॉल्व कर लिए तो मैं पक्का बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है चलो चलो, तो यहीं पे रखते हैं बच्चों हम लोग आज का सेशन। टोटल 20 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिया। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट होता है। तो भाई अगर इतना मेहनत अगर इधर से किया जा रहा है तो आप सभी को क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए यार। ठीक है, वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक देखा होगा उनको जरूर मजा आएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो चलो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।